Welcome to our channel. So today we will discuss about the class 8 chapter 5 coal and petroleum. क्या पढ़ेंगे आज हम चैप्टर 5 जो कि क्लास 8 का है और क्या नाम है उस चैप्टर का, कोल एंड पेट्रोलियम. सो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या है क्या नहीं, सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊँ, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और जैसा कि आपको तो पता ही है, हम इस बुक के अलावा भी आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि इस बुक्स में कभी कभार किसी किसी बुक्स में अलग अलग चीज़ें दी रखी होती, किसी किसी बुक्स में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा दिए होते, थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा दिए होते हैं, थोड़ी सी टॉपिक्स ज़्यादा दिए होते हैं, तो उसको हम सारा कवर करने का काम करते हैं और कवर करके आपको देने का काम करते हैं. तो अगर आपको इस बुक के भी अलावा जानना है तो प्लीज़ देखिए. तो चलिए शुरू करते हैं. कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम आपने है ना, पहले सबसे पहले हम कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक टिप देता हूँ, जब भी पढ़ाई करो तो उससे पहले अपना पहले देख लो कि इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो हमको तो नाम से ही पता पड़ रहा है, हमको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस देख लेना. जैसे हमको नाम से ही पता पड़ गया कोल एंड पेट्रोलियम, इधर कोल कोयला और पेट्रोलियम पेट्रोलियम के बारे में बात हो रही है ना. तो हमको बस ये देख लेना, हाँ चलो ये हमको पता पड़ गया कि कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बात हो रही है. बाकी का काम अभी मैं आपको समझाता हूँ. We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी हम चीज़ें है ना हमारी नीड के लिए, बेसिक नीड के लिए यूज़ करते हैं, वो है ना कहाँ से फाउंड, कहाँ पे होती है, या तो नेचर में होगी या तो ह्यूमंस के एफर्ट से, है ना, ह्यूमन ने उन्हों को बनाया होगा, मैन मेड होगी. ऑलराइट, है ना, यहाँ पे यही कहा गया है. तो है ना, तो आगे ये बताएगा, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मेड मेड. आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी थिंग दे रखी है. आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना आपके मटेरियल लेने हैं जो कि आप रोज़ यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और उन लोग को है ना कुछ भी मटेरियल आप ले सकते हैं, है ना, और उन लोग को क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई मतलब उन लोग को, जैसे इधर दो टेबलें दे रखी है, एक तो आप उसको नेचुरल में और मैन मेड में. नेचुरल मैन मेड यानी क्या वो नेचर से मिला है, क्या वो नेचर में मिला है, या वो मैन मेड, या वो ह्यूमंस के एफर्ट से बना है. क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम में कैसे मिलता है, नेचुरल से ही तो मिलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो ओके, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल. क्या ये लिस्ट आपकी इंक्लूड करती है एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से ही तो मिलते हैं, हमारी प्रकृति है ना, तो हमें उससे ही तो मिलती है ना. तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज. ये याद रखना, नेचर से मिला नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा. कैन वी यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. यहाँ पे पूछा गया है, इससे ही अब ये जो इन्होंने पूछा है, इससे ही पूरा चैप्टर आ जाएगा. यहाँ से ही देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, है ना. क्या हम ये नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा फॉर एवर मतलब हमेशा यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं. कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्या एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल ये क्या ख़त्म हो जाएगी ह्यूमन बींग से? ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे है ना, एयर आज का बहुत पॉल्यूटेड हो रही, वाटर कोई केयरलेस है ना, इधर उधर मतलब वाटर का बहुत वेस्ट यूज़ हो रहा है ना, है ना. तो ये है ना, तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये ख़त्म हो जाएगी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th. इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्सेज. यहाँ पे बोला है, आपने अपनी प्रीवियस यानी 7th क्लास में पढ़ा ही था कि है ना वाटर लिमिटलेस है. लिमिटलेस या रिसोर्स मतलब चलता रहेगा. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर,
natural resources can be broadly classified into two kinds. तो क्या आपने पढ़ा था, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, याद कीजिए, है ना, हमने वाटर साइकिल पूरा पढ़ा था। तो क्या यहाँ पे बोला गया है कि, है ना, in the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be classified into two kinds. alright, यहाँ पे इनों को 2 kinds में क्लासीफाई करा है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। ओके, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए पढ़ते हैं। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. यहाँ पे इनएग्जॉस्टेबल यानी जो ख़त्म नहीं होगा, जैसे जो है ना लिमिटलेस पड़ा, जैसे एयर पॉल्यूट होगी पर ख़त्म नहीं होगी। सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी। और एक दूसरा हमारा काइंड क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, द amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forest, wildlife, mineral, coal and petroleum and natural gas. तो यहाँ पे चैप्टर का नाम भी है कोल और पेट्रोलियम भी दे ही रखा है ना। तो ये जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ के बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आने लग जाएगा, एक फ्लो रह जाएगा यहाँ से। तो मतलब ये बेसिक है, तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखते जाना, मैं समझाता जाऊँ, समझते जाना। क्या बोला जा रहे हैं यहाँ पे कि जो ये ना ये जो रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ना द्वारा ख़त्म हो सकती है अगर केयरलेस यूज़ किया जाए। तो उसका केयरलेस यानी मतलब है ना, बिना कोई सोचे समझे, है ना, तो है ना, बिना कोई सोचे समझे हम यूज़ करते जाएं, हमें पता नहीं कि वो एग्जॉस्ट हो सकता है या इनएग्जॉस्टेबल है ना। तो यहाँ पे दे रखा है थोड़े एग्जांपल इनएग्जॉस्टेबल के, है ना। क्या दे रखा है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये तो हमारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो इसको आप अपना बेसिक्स, इसको आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे, है ना। और भी आप है ना ये एग्जॉस्टेबल के थे, अब इन एग्जॉस्टेबल के बहुत सारे काइंड हो गए, एयर हो गया, सॉइल हो गया, हमारे सनलाइट हो गए। तो ये ना इनएग्जॉस्टेबल है, ख़त्म नहीं होंगे। और वाटर भी हमारा इनएग्जॉस्टेबल है। सर क्यों? मैंने आपको जैसे ही बोला था कि वाटर साइकिल हमने पढ़ी थी। वाटर साइकिल मतलब है ना, हमने पढ़ी थी ना वाटर साइकिल, जैसे है ना पानी वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ता है, फिर वो कंडेंस होता है, फिर वो वापस नीचे आता है, तो ये वाटर साइकिल है। तो ये अगर है ना, इसके द्वारा हमारे पानी क्या ख़त्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टेबल है। ये वाटर साइकिल के द्वारा हमारा पानी वाटर ख़त्म नहीं, इनएग्जॉस्टेबल हो जाता है। ओके, पर जैसा कि आपको तो पता ही, बहुत आजकल पानी का ना के यूज़ एकदम सोच समझ के नहीं किया जाता है ना, तो बहाते रहते हैं ना। तो अगर है ना वाटर साइकिल नहीं होती तो क्या पता पानी ख़त्म भी हो सकता था, पर वाटर साइकिल है तो पानी ख़त्म नहीं है। चलिए हम एक्टिविटी 5.2 पे आते हैं। टेक सम कंटेनर्स, fill them with popcorn, peanut, roasted gram toffees. Divide a student into group of 7 each. Further divide each group into 3 subgroup, है ना। 7 ना ग्रुप में डिवाइड करो 7 के, और उन्हों को फर्दर डिवाइड करो, है ना, सब ग्रुप्स में 4 to 1 है ना। 7 बच्चों को 4 to 1 के सब ग्रुप में डिवाइड करो। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। उन्हों को लेबल करो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन, है ना, लेबल कर देना है। दिस सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। सेकंड, ये सब ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कंज्यूमर्स,
कंज्यूमर रिप्रेजेंट करेंगे। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपको तो पता ही है। तो सेकंड और थर्ड जनरेशन लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर, मतलब वो लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर को डिनोट करेंगे। पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, है ना। एक फुल कंटेनर लो, उसको है ना टेबल पे रख दो, हर एक ग्रुप के लिए। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप, है ना, पहले जनरेशन से आस्क करो, हर एक ग्रुप के पहले जनरेशन से, टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम दी कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप, है ना। जो हमने वो कंटेनर पे रखा है उससे कुछ ईट करने के लिए, है ना। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। सेकंड जनरेशन के बारे में भी पूछो, फिर आस्क करो, आना। तो आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर, और उनको ऑब्जर्व करने को कहो। इफ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन दी कंटेनर आस्क थर्ड, और अगर कुछ चीज़ें बच जाती है तो थर्ड जनरेशन से आप पूछ लेना। एक कंटेनर है, उसमें आप चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, पीनट कुछ भी रखो, है ना। और सब 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 ग्रुप में उसको डिवाइड करना। 4, क्या हमने पढ़ा था 4, 2 और 1, है ना। ये यहाँ पे देख लो आप, टॉफ़ीज़, पॉपकॉर्न, ये सब दे रखे हैं। ओके, सो आस्क करो उनसे, है ना। और फिर कुछ अगर चीज़ बच जाती है, पहला जनरेशन कंज्यूम करेगा, फिर सेकंड जनरेशन कंज्यूम करेगा, फिर थर्ड जनरेशन की बारी आएगी। पर अगर कुछ चीज़ें बच जाती तो सेकंड थर्ड जनरेशन से भी पूछ लो। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल दी कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। क्या थर्ड जनरेशन्स वाले को मिला या नहीं मिला। ऑल्सो ऑब्जर्व्स इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, और ये भी देखना कि कुछ चीज़ें बची है क्या। पहले फर्स्ट जनरेशन से पूछा, फिर आपने सेकंड जनरेशन से पूछा, फिर थर्ड जनरेशन से पूछा, फिर आप पूछो कि क्या कुछ चीज़ें बची। Assume that the eatable in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ दे रखी कि एग्जॉस्टिबल मटेरियल्स के बारे में बता रखा है। ईच ग्रुप्स में हैव ए डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, हर एक ग्रुप के अलग अलग कंजप्शन पैटर्न होंगे। जैसे, है ना, कोई अलग कंज्यूम कर रहा होगा, कोई कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, जैसे ना जो ना पहली जनरेशन्स थी वो बहुत क्या लालची थी ज़्यादा। जैसे कोई है ना, इमेजिन करना, एक कंटेनर है, उसमें टॉफ़ीज़ पड़ी है, फर्स्ट जनरेशन को दी हमने, उसने, है ना, बहुत सारी ली, समझो। सेकंड जनरेशन ने बहुत ग्रीडी हो गई, बहुत लालची हो गई, उसने बोला मैं तो पूरी ले लेती हूँ, मतलब कोई इंसान था उसने पूरा ले लिया। अब थर्ड इंसान के पास कुछ बचेगा क्या। डेफिनेटली नहीं बचेगा, है ना। In some groups were it may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them। हमको ये सोचना होगा कि है ना कि जैसे हमारे पास भी कोई जनरेशन आएगी तो हमको उन्हों के लिए, है ना, चीज़ें बचानी पड़ेगी, है ना। नेचर ने तो हमें बहुत कुछ दिया, पर उन लोगों को, है ना, बचाना भी हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोल, पेट्रोलियम, इन लोगों को बचाना हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सम स्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ने जाने वाले हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में, जो कि एग्जॉस्टिबल हैं, जो कि ख़त्म हो सकते हैं। लाइक these were formed from the dead remains of living organism fossil। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये कैसे बनते हैं, ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर आपने
ना पहले, है ना, पहले बहुत ईयर्स पहले, है ना, मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, है ना, जैसे बहुत सारा भूकंप आया था, है ना, बहुत सारी, है ना, भूकंप आया था, बाढ़ आई थी, तो इन लोगों की वजह से क्या हुआ था, जो पेड़ थे, जो है ना फिशेस थी, जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो तो सब मर गए थे, है ना, पहले, है ना, तो है ना फिर उन्हों पे क्या फोर्स अप्लाई हुआ, धरती का, वो अंदर डस गए, धरती का पूरा फोर्स अप्लाई हुआ, उसके ऊपर और अप्लाई हुआ, उसके ऊपर और अप्लाई हुआ, फिर अप्लाई होके वो इतनी हीट बन गई कि उन्होंने उनको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, तो है ना इस चैप्टर में हम उसकी बात करने वाले हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल, जो कि फॉसिल से बने हैं, फॉसिल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उन्हों को क्या कहते हैं, हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। आपको ये लाइन भी लर्न रखनी है, ओके। कोल, यू मे हैव सीन कोल और heard about it. It is as hard as stone and is black in color. ये कैसा है, कोल हार्ड है और ब्लैक कलर में होता है। Coal is one of the fuel used for cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. यहाँ पे क्या बोला है ना, कोल ऐसा है ना फ्यूल है जो जलता है ना, जिसको हम फूड को कुक करने के लिए यूज़ करते हैं। कोल इज़ द वन ऑफ द फ्यूल यूज फॉर कुकिंग फूड, है ना। तो पहले क्या यूज़, पहले इसका क्यों यूज़ किया जाता था, पहले इनों का यूज़ किया जाता था, है ना, इंजन्स में, इंजन, है ना, जो रेलवे के इंजन होते थे ना, उन को स्टीम प्रोड्यूस करना था, पहले स्टीम इंजन्स होते थे, ओके। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत इन्वेंट हो गई है ना, टेक्नोलॉजी से हम आजकल इतना, है ना, पॉल्यूशन होता नहीं है। तो पहले क्या स्टीम इंजन्स होते थे, तो उन्हों के लिए कोल ही था ना, कोल का बहुत यूज़ होता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट, इनों का थर्मल पावर प्लांट के लिए भी यूज़ होता है ना, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे वही बात आकर, कोल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में होता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, तो ये क्या इतनी इंडस्ट्रीज़, इतनी थर्मल पावर प्लांट, इतना पहले तो स्टीम इंजन्स में होता था, हालांकि अब नहीं होता, फिर भी अभी भी बहुत जगह होता है, बहुत जगह लोग यूज़ करते हैं कोल को, आपके आसपास भी आपने देखा होगा। तो क्या आपको नहीं लगता ये, है ना, जल्दी से ख़त्म हो जाने वाला है ना, ये है ना बहुत स्मोक भी प्रोड्यूस करता है, जो कि एयर पॉल्यूशन भी करता है, उसमें इसकी स्मेल भी थोड़ी अनप्लीजेंट होती है, ओके। तो एक तरह तो इसका एक और, है ना, डिसएडवांटेज आप कह दो कि ना इसको जलाने से क्या होता है, बहुत, है ना, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। स्टोरी ऑफ कोल, स्टोरी पढ़ते हैं कोल की, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, हम कहाँ से कोल लेते हैं, किससे बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट एंड लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन ईयर्स पहले, आप सोच सकते हो कितना ईयर्स पहले, 300 मिलियन ईयर पहले अर्थ कैसी थी, एक डेंस फॉरेस्ट था, ओके। सो एक डेंस फॉरेस्ट था। ड्यू टू नेचुरल processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soils deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plant got slowly converted to coal. As coal contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization.
पूरा मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ ना, लाइन बाय लाइन। ओके, तो क्या बोला गया है मैंने आपको बोला था कि ना पूरा पहले 300 मिलियन ईयर अगो क्या था, अर्थ कैसी थी। अभी अर्थ अलग है, पहले अलग थी। पहले है ना, पहले क्या होता था, बस फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट हर जगह, फॉरेस्ट हर जगह पेड़। आजकल तो बहुत है ना, हर जगह आपको सिटीज़ मिलेगी, अर्बन रूरल एरियाज़ मिलेंगे, तो बहुत सारा आज तो बहुत डेवलप हो गया। लेकिन 300 मिलियन ईयर अगो क्या था, है ना, बहुत है ना फॉरेस्ट था। तो उसमें क्या हुआ है ना, नेचुरल प्रोसेसेस थे, क्या फ्लडिंग, ये डिज़ास्टर्स आए थे, ये क्या नेचुरली तो होते हैं, अर्थक्वेक्स, ओके है ना, तो है ना ये आए थे। तो उसकी वजह से क्या था, जो फॉरेस्ट थे है ना पेड़ थे, वो क्या सॉइल के अंदर धस गए। फिर क्या हुआ है ना, उनों के ऊपर सॉइल जमा हो गई। जैसे उन्हों पे है ना जैसे उन्हों के ऊपर कुछ बनता गया, तो उन्हों पे वो प्रेशर अप्लाई होता गया, और वो है ना नीचे चलते गए, और टेम्परेचर उन्हों का बढ़ता गया। तो जो है ना पेड़ वेड़ थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ओके है ना, और कोल है ना कन्वर्ट है ना कोल कंटेन क्या करता है, कोल एक कार्बन कंटेन करता है। और यहाँ पे एक डिफाइन दे रखी है, द स्लोली प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। स्लोली, धीरे धीरे है ना क्या होता है, जो डेड वेजिटेशन है, प्लांट हो गए है ना, पहले के जो एनिमल्स थे, ये सब क्या धीरे धीरे प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, कार्बन में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो उन्हों को है ना उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन कहा जाता है। तो है ना इधर एक और डिफाइन है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप दोनों लर्न कर लो, या आपको जो सुटेबल हो आप लर्न कर देना। द स्लोली कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल बाय अ बायोकेमिकल प्रोसेस एक्सटेंडिंग ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। दोनों का मीनिंग एक ही है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पर मैंने आपको एक बार बता दिया ताकि आपको एक चीज़ पता पड़ जाए। ओके, आपको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा हो जाए। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है इन चीज़ों को। कोल माइन, देखो कोल माइन कैसी होती है, ऐसी होती है, ये कोल माइन होती है, जो है ना क्या करते हैं इसमें, जो नीचे अब है ना ज़मीन के एकदम नीचे वो कोल बन गया है। अब कोल बन गया है, तो यूँ तो नहीं कि वो वापस खुद ही आ जाएगा बाहर होके, हमको उन को निकालना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी क्या होती है ना, बड़ी बड़ी मशीन यूज़ होती है इन को निकालने के लिए। ओके, तो ये है ना तो निकालने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते। तो ये देखो कोल माइन है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas, है ना। जब इसको हवा में हम जलाते हैं तो कोल बर्न होता है। ओके, तो है ना क्या प्रोड्यूस करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस, है ना। इन्हों को क्या करते हैं, इन्हों को फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, है ना इन्हों को फैक्ट्री, कोल इज प्रोसेस यानी इन्हों को थोड़ा है ना, जैसे आप कह सकते हो कि उन्हों को थोड़ा प्रोसेस किया जाता है, उन्हों को थोड़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। बहुत सारे है ना जो फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, उन्हों से बनाया जाता है, तो बहुत बहुत हार्ड थिंग होती है। तो बड़ी बड़ी मशीनें होती तो उससे थोड़ा इजी बन जाता है ना। तो क्या यहाँ पे बोला जाए तो उनसे क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमको यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, है ना। ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें। कोक, इट इज़ ना कोक के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ है, पोरस यानी इसमें थोड़े छोटे छोटे छेद हैं, और ब्लैक सब्सटेंस है।
इट एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एकदम प्योर फॉर्म है कार्बन का। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। कोल कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है ना, कोक कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है ना, कोक है ना स्टील्स है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस के लिए है ना, स्टील को बनाने के लिए, तो इनों की जगह ये काम आता है। और है ना हमारे ये है ना ये कोक कहाँ से मिलता है, कोल से मिलता है। और कोल कहाँ से मिलती है, कोल माइन से मिलती है। तो इंडिया में बहुत सारे कोल्स माइन है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। और जो लार्जेस्ट है ना कोल्स माइन किधर है, झारियान बोखोरा इन झारखंड और रानीगंज इन वेस्ट बंगाल में है। ये भी एक फैक्ट बताना था मेरे को, तो आपको बता देता हूँ अब। और ये किस में ये है ना आर्टिफिशियल ग्रेफाइट में भी यूज़ होता है ना, फ्यूल गैस में भी बनाने के लिए ये क्या कोक यूज़ होता है ना। और ये है ना इजीली बर्न हो जाता है और ज़्यादा है ना स्मोक धुआं नहीं प्रोड्यूस करता जैसे कि कोल करता है हमारा। कोल जैसा ये धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, कोल, अब हम पढ़ते हैं कोल तार के बारे में। कोल तार है ना, वो ये इस बुक में नहीं दे रखा, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि ना इस बुक में नहीं मिलेगा आपको, तो मैंने दूसरी बुक्स से भी आपको बताया, इसलिए ओके। कोल तार है ना, कोल तार के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। कोल तार, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये कैसा एक ब्लैक और थिक लिक्विड है जिसकी बिल्कुल स्मेल इतनी मतलब अनप्लीजेंट है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये ना है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो है ना याद रखना। कोल तार किसका मिक्सचर है, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस। कोल तार किस लिए यूज़ होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनका स्टार्टिंग, उनका बेस, उनका फाउंडेशन क्या होता है, कोल तार ही होता है हमारा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग की थिंग्स होती हैं उनके लिए उनका जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, कोल तार होता है। लाइक सिंथेटिक्स डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा है ना। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये हो गया हमारा सिंथेटिक डाइस के लिए, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं ना उन के लिए, और परफ्यूम्स के लिए, और मेनली प्लास्टिक के लिए भी यही यूज़ होता है ना। ओके, और पेंट्स के लिए है ना, और ये TNT के लिए भी यूज़ होता है। और ये नैप्थेलिन बॉल आती है ना, जिन्हों को हम रखते हैं तो है ना कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, नैप्थेलिन बॉल। ओके, आपने स्टडी तो किया ही होगा बहुत क्लासेस पहले हमने पढ़ा ही था कि नैप्थेलिन बॉल होता क्या है। अराउंड 4-5 क्लास हमने पढ़ ही दिया होगा कि नैप्थेलिन बॉल होता क्या है। ओके, सो है ना, तो उनों के लिए भी इनका ही यूज़ होता है। चलिए, कोल है ना, दिस डेज बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट is used in place of coal tar for metaling the road। आज के दिन क्या होता है, इन दिनों क्या हो रहा है ना, बिटुमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनों का यूज़ हो रहा है इंस्टीड ऑफ कोल तार। किसके लिए, मेटलिंग दी रोड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू कोल गैस पे है ना मूव करते हैं। कोल गैस is obtained during the process of coal to get coke। कोल गैस कैसे बनती है, जब प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट, जब कोक हमें मिलता है ना तब भी भैया कोल गैस भी हमें मिल जाता है। ओके, इट इज़ used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है जो कि किसके नियर में बनी है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नियर में बनी हैं।
यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है आपके, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. यहाँ पे क्या बोला है, 1830 में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था लंदन में, और फिर न्यूयॉर्क में कब 1820 में। किसके लिए? जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, स्ट्रीट लाइट्स उन्हों को जलाने के लिए है ना, किसका यूज़ हुआ था? कोल गैस का यूज़ हुआ था। पर अब तो इनों का है ना लाइट के लिए नहीं, हीट के लिए यूज़ होता है। लाइट के लिए तो आजकल बहुत एलईडी बल्ब्स आने लगे हैं, आपको तो पता ही होगा, तो उनों का यूज़ होता है। चलिए ना, यहाँ पे आपको दे रखा है पेट्रोलियम। इससे पहले कि मैं पेट्रोलियम आपको बता दूँ, है ना, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, अलग अलग कोल के फॉर्मेशन में एक कार्बन बनता है। जैसे बहुत सारे 4 टाइप्स होते हैं, जैसे पीट जैसे कोल बनते समय ये भी बन जाते हैं। जैसे पीट एक यंगेस्ट वेराइटी ऑफ कोल है, जिसका है ना जो लाइट ब्राउन कलर का होता है, और ये 50% से 60% ये कार्बन कंटेन करता है। ओके, 50% से 60% ये कार्बन कंटेन करता है। फिर क्या है, हमारा लिग्नाइट है। लिग्नाइट किससे बनता है? कार्बनाइजेशन ऑफ पीट से बनता है ना। कार्बनाइजेशन ऑफ पीट, कार्बनाइजेशन की हमने है ना डिफाइन पढ़ रही थी, मैंने एक और आपको डिफाइन बता दी थी। ये 60% कार्बन कंटेन करता है। फिर बिटुमिनस, जो कि है ना, जो कि क्या करता है, एक है ना कॉमन वेराइटी है किसकी? कोल की, और 70 to 80% को कार्बन कंटेन करता है। फिर एंथ्रेक्साइट, ये सबसे ओल्डेस्ट वेराइटी ऑफ कोल है। ये 90 से 95% क्या करता है? कार्बन कंटेन करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे में को कोल बताओ, क्वेश्चन आ सकता है कि ना जिसमें कार्बन की जो मात्रा है ना, जो कितना कार्बन कंटेन करता है वो सबसे ज़्यादा हो, और एक में को कोल बताओ जिसका सबसे कम हो। तो आप नाम दे देना सबसे ज़्यादा का एंथ्रेक्साइड, और साइड में लिख भी लेना 90 to 95% है ना, ये आपके काम आ जाएगा। और है ना, और जो है ना जिसमें सबसे कम होता है उसमें वो कौन सा है? पीट क्या कंटेन करता है? 50 to 60% कार्बन। ओके, इस बुक में नहीं दे रखा था तो मैंने बता दिया आपको। पेट्रोलियम, you know that petroleum is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. पेट्रोलियम आपको तो पता ही होगा, है ना, किस में बनता है ना, हमारा ये पेट्रोलियम बनता है ना, मतलब पेट्रोलियम हमारा यूज़ होता है ना, फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। कहाँ पे? ऑटोमोबाइल्स में, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर्स हो गया, कार्स हो गया। तो ये जो लाइट ऑटोमोबाइल्स है, जैसे मोटरसाइकिल, ये सब लाइट हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स यानी में उसमें क्या होता है? ट्रक हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ये डीजल से चलते हैं। पेट्रोल और डीजल से में कहाँ से मिलते हैं, है ना, ये पेट्रोलियम से मिलते हैं। और ये पेट्रोलियम कैसे बना है? पेट्रोलियम 2 वर्ड से बना है, पेट्रा यानी रॉक, और ओलियम यानी ऑयल। ये ना कैसे बनता है? एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। ये 5.4 फिगर में बता रखा है। उससे पहले मैं आपको ये पूरा रीड करवा देता हूँ, ये पूरा आपको समझा देता हूँ। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम बनता है जो ऑर्गेनिज्म सी में मिल रहे हैं। एज दिस, ये जैसे ही मर जाते हैं, है ना, जैसे ये मर जाते हैं, उन्हों की है ना उन्हों की बॉडी क्या होती है? सेटल डाउन हो जाती है।
जब जैसे ही मर जाते तो उन लोगों की बॉडी सेटल डाउन हो जाती है ना, सी में, और है ना क्या होता है, और ये है ना कवर्ड हो जाते हैं, किससे, सैंड और क्ले से कवर्ड हो जाते हैं। मिलियन ऑफ ईयर अगो, है ना, मतलब मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं इन को, है ना। जैसे एयर की कमी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो ये क्या होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे वापस बोला गया है कि फिगर 5.4 पे देख सकते हो आप। इट शो दैट द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबाउट दैट ऑफ वाटर। व्हाई इज इट सो? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या क्या बोला है इसमें, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या बोला है, ऑयल, वाटर और गैस, ये वेल्स हैं। जैसे इनको खोला जाता है तो सबसे पहले गैस निकलती है हाई प्रेशर से, प्रेशर जैसे कम होता है तो ऑयल निकलने स्टार्ट हो जाता है। अब मेरे को बताओ, वाटर, है ना, वाटर जो है ऑयल और गैस से नीचे क्यों है? आपको आंसर पता होगा क्योंकि हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि ऑयल, है ना, और गैस वाटर से हल्के होते हैं तो ऊपर है ना। तो आप देख सकते हो ये, है ना, ये देखो इम्प्रेविश रॉक है और रिजर्वियर रॉक है ना। तो है ना, ये दो रॉकों के बीच में है, जैसा कि हमें यहाँ पे बोला था। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसुलवेनिया, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high and in the river basin of Godavari and Krishna. इधर क्या बोला गया है, जो है ना वर्ल्ड्स का जो फर्स्ट ड्रिल हुआ था कहाँ पे हुआ था, USA में हुआ था 1859 में, और 8 ईयर लेटर कहाँ पे हुआ था, 1867 में, वो इंडिया में कराया गया था, आसाम में कराया गया था। ऑयल इज़ फाउंड इन, ऑयल कहाँ पे है, आसाम, गुजरात, मुंबई और रिवर बेसिन गोदावरी और कृष्णा के यहाँ पे मिलते हैं हमें। ओके, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हम हमारे अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो है ना, प्लीज़ इसको शेयर कर देना हर जगह, और प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप प्लीज़ सपोर्ट करो, है ना, तो हम आपके लिए और अच्छा और अच्छी चीज़ और अच्छे फैक्ट्स लेके आएंगे। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।